जी तो बेटा सोशल साइंस कॉमन टॉपिक सीरीज में आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ये वाला टॉपिक आपकी बुक में इतना ज़्यादा आपको बोरिंग लग सकता है, मैं आपको एनिमेशन के साथ इतना बढ़िया करवाऊंगा ना कि लाइफ टाइम आपको ये टॉपिक भूलेगा नहीं। इस टॉपिक की एक एक चीज मैं पिक्चर से बढ़िया तरीके से समझाऊंगा जिससे ये टॉपिक आपको बहुत लंबे समय तक याद रहने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम टॉपिक को करते हैं शुरू। बेटा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड टॉपिक को करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इस टॉपिक में हम कौन कौन से सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर ये टॉपिक बेस्ड है। जैसे पिक्चर शुरू होने से पहले एक्टर का नहीं बताया जाता और थोड़ा सा प्रोमो बताया जाता है हाँ इस पिक्चर में क्या है, ऐसे बताने जा रहा हूँ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाले टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक्स को हम रीड करेंगे और ये सारा का सारा हम एनिमेशन के साथ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले टॉपिक जिसका नाम है अर्थ शेप से। अर्थ शेप देखेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जिसके ऊपर ये नाम बना है टॉपिक का। उसके बाद हम करेंगे लॉन्गिट्यूड और टाइम, हाँ भी लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या रिलेशन है। एंड लास्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट हीट जोन, हाँ भी अर्थ में कौन से हीट जोन होते हैं और हीट जोन भाई होता क्या है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अर्थ की शेप से। हाँ जी तो बेटा सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अर्थ की शेप का। बड़ी बड़ी बातें करने से पहले भाई हमें पता तो होना चाहिए जिस अर्थ में हम रह रहे हैं उसकी शेप कैसी है। बेसिकली ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अर्थ की जो शेप है वो स्फीयर है, पर ये बात पूरी तरह गलत है। जो अर्थ की शेप है ना वो प्रॉपर स्फीयर नहीं है। हाँ भी अगर स्फीयर नहीं है तो सर कौन सी शेप है, इस शेप को क्या बोलते हैं? तो अर्थ की शेप को बोलते हैं जॉइड। हाँ जी सर ये क्या बोल दिया जॉइड, हम तो शुरू से ये स्फीयर सुनते आ रहे हैं, आपने क्या नया वर्ड बोल दिया। तो मैं आपको दो लाइन बताता हूँ फिर मैं एनिमेशन के साथ समझाता हूँ हाँ भाई जॉइड होता क्या है। पहली लाइन है स्लाइटली बल्जिंग एट मिडल, दूसरी लाइन है फ्लैटेंड एट बॉटम। सर कुछ नहीं समझ आया, अभी मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। पहली लाइन में जो बल्जिंग वर्ड है उसका मतलब होता है उभरा हुआ होना। उभरा हुआ नहीं समझ आया तो ये पिक्चर जैसे आप देख रहे हो ना उसमें ना अर्थ बाहर निकली हुई है, जैसे एक मोटे आदमी का पेट बाहर नहीं निकला होता, तो बेसिकली अर्थ जो मिडल वाली साइड से ना थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, बल्जिंग है। तो बल्जिंग मतलब उभरी हुई, थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, मोटी अर्थ, थोड़ा सा ऐसे याद रख लो। और दूसरी लाइन में जो वर्ड है फ्लैटन, फ्लैटन का मतलब होता है चपटा। नहीं समझ आया, चपटे को ध्यान से समझो। अगर किसी टेबल में मैं प्रॉपर स्फीयर को रखूंगा तो वो ना अपनी शेप के कारण नीचे गिर जाएगा। अगर इससे उल्टा मैं किसी, चपटा का मतलब क्या होता है जो प्रेस हुआ होता है, अगर मैं उसी ऑब्जेक्ट को किसी टेबल के ऊपर रखूं तो वो आसानी से टिक जाएगा, उसका मतलब ही चपटा हुआ होता है। तो हमने दो बातें सीखी, एक तो वो बल्जिंग है मतलब वो बाहर निकला हुआ है उसका पेट, और दूसरी बात चपटी है, नीचे से अगर अर्थ को आप किसी टेबल पे रखोगे ना तो वो टिक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो आप गिलास यूज करते हो पानी पीने वाला, वो नीचे से चपटा होता है, वो नीचे से दबा हुआ होता है, उसको जिस भी फ्लैट सरफेस के ऊपर रखते हो वहां पर टिक जाता है। तो यही हमारी अर्थ की शेप है जिसको क्या बोला जाता है जियोइड। अब मैंने जो दो लाइंस लिखी है ना, पहली लाइन के मैंने ब्रैकेट में लिखा है इक्वेटर और दूसरी लाइन के ब्रैकेट में लिखा है पोल्स। ये मैंने क्यों लिखा है क्योंकि मिडल वाले पार्ट को बोला जाता है इक्वेटर और बॉटम वाले पार्ट्स को बोला जाता है पोल। ये ना आगे मैं स्लाइड में बढ़िया तरीके से एनिमेशन के साथ समझा दूंगा, बस आपने यही याद रखना है। यहाँ पर आपने इक्वेटर के ऊपर ध्यान नहीं देना और पोल के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपने बॉटम और मिडल की तरफ ही ध्यान देना है। बस ये अर्थ की शेप है। आई होप ये अर्थ की शेप का बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छा समझ आ गया। आगे इस स्लाइड के लास्ट में बात करते हैं अर्थ डायामीटर। तो आपने एक फैक्चुअल नंबर याद रखना है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अर्थ का डायामीटर कितना है? 12760 किलोमीटर। ये अर्थ का डायामीटर है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ये है अर्थ के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन। हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे अगली स्लाइड्स में। आई होप ये वाली स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अगली स्लाइड में हम करते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। हाँ जी तो बेटा अर्थ की शेप के बाद हम डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में, ग्रिड के बारे में और कोऑर्डिनेट्स के बारे में। हाँ जी सर ये क्या क्या बोल दिया आपने? आपने तो बोला था कि हाँ भी हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें बाय वन गेट वन फ्री होती हैं। ये बाय वन गेट वन फ्री वाली चीजें क्यों पढ़ना जरूरी है, जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगा आपको अच्छी तरह समझ आती रहेगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से पहले ना मैं आपको एक बेसिक बता दूं डायरेक्शंस के बारे में। आई नो आपको पता है हाँ भी कितनी डायरेक्शंस होती हैं, फिर भी आप मेरे साथ एक सेकंड के लिए प्रैक्टिस कर लो, हो सकता है डायरेक्शंस में भी आपको कोई कंफ्यूजन हो जो आज के बाद दूर होने वाली है। तो बेसिकली ग्लोब या अर्थ की ना 4 डायरेक्शंस होती हैं मेन। ऊपर वाली साइड होता है नॉर्थ,
नीचे वाली साइड होता है साउथ, लेफ्ट या राइट, आ गया ना यहाँ पर पंगा। वेस्ट और ईस्ट में ही कंफ्यूजन होती है, हमेशा याद रख लो। इसकी ट्रिक बता देता हूँ, हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है ना वो हमेशा वेस्ट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हमारा वेस्ट है और इधर वाली साइड में हमारा ईस्ट है। अगर आप ऐसे खड़े हो तो आपके ऊपर तो नॉर्थ होएगा, नीचे क्या होएगा साउथ होएगा, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होएगा आपका वेस्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या होएगी आपकी ईस्ट साइड। इसके उलट अगर आप ऐसे खड़े हो तो ऊपर वाली साइड होएगा नॉर्थ और नीचे वाली साइड होएगा साउथ, और आपका जहां पर लेफ्ट हैंड बनता है वहां पर होएगा वेस्ट, और इधर वाली साइड में हमारा दूसरे हैंड में ईस्ट। आई होप ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि ये हर जगह यूज होएगा। आगे सभी के बारे में डिस्कस करने से पहले दो बातें आपने याद रखनी होगी। जितनी भी हम लाइंस करेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, ये सारी की सारी इमेजिनरी लाइंस है, मतलब रियल में नहीं है, इमेजिन करके बनाई गई है। इसका यूज क्या है, दूसरी लाइन आपने याद रखनी है, लोकेटिंग प्लेस। इसका यूज होता है, इसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ग्रिड और कोऑर्डिनेट्स का यूज होता है अर्थ में कोई भी जगह लोकेट करने के लिए, लोकेशन फाइंड करने के लिए। हम ये सारी इमेजिनरी लाइंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दो कंसेप्ट समझ आ गए ना, एक तो इमेजिनरी है और दूसरा ये लोकेशन फाइंड करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के दो अलग अलग नामों से जानी जाती है। लॉन्गिट्यूड को बोला जाता है मेरिडियन और लैटिट्यूड को बोला जाता है पैरेलल्स। अगर आपको आ जाए एग्जाम में एक्सप्लेन पैरेलल्स या एक्सप्लेन मेरिडियन, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पूछ रहा है। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है। अब इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। जो लॉन्गिट्यूड लाइंस है ना, ये इमेजिनरी लाइंस ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई है लोकेशन फाइंड करने के लिए। जो हमारी अर्थ में ये लॉन्ग लाइंस होती हैं, लंबी लाइंस होती हैं, उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। याद रखने का तरीका, लॉन्ग है तो लॉन्गिट्यूड लाइंस। अब दूसरी तरफ आ जाओ, लैटिट्यूड लाइंस। लैटिट्यूड लाइंस कौन सी होती हैं, ये भी इमेजिनरी लाइंस है, लोकेशन फाइंड करने में हेल्प करती हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है, जो अर्थ में जो ग्लोब में लेटी हुई लाइन होती है, लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन, तो उसको क्या बोला जाता है, लैटिट्यूड लाइंस होती हैं। लॉन्ग से लॉन्गिट्यूड, लेटी से लैटिट्यूड। अब आइए इनकी डेफिनेशन याद करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन क्या है, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस रन नॉर्थ टू साउथ। जो हमारे नॉर्थ से लेके साउथ में जो वर्टिकल लाइन है, जो लंबी लाइन होती है ना, उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड लाइन कौन सी होती है, जो नॉर्थ से लेके साउथ तक फैली हुई होती है, और इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। इमेजिनरी लाइंस होती है, इसको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। वैसे ही लैटिट्यूड की डेफिनेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो वेस्ट से लेके ईस्ट तक फैली हुई होती है, उसको कौन सी लाइन बोलते हैं, लैटिट्यूड लाइंस। आई होप ये स्ट्रक्चर और उनकी डेफिनेशन आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब आगे आपने एक बात नोट कर देनी है, मैं पहले बता देता हूँ फिर मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कट ईच अदर एट अ राइट एंगल। दिस लाइन डिवाइड द अर्थ इनटू मैनी टेनी सेक्शंस। दीस टेनी सेक्शंस आर कॉल्ड ग्रिड। अब इस बात को समझो, पहली लाइन में लिखा है, ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपस में जब टकराती हैं, आपस में जब मिलती हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल्स बनाती है हर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन टकरा के। ये आप देख भी पा रहे हो, 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना। दूसरी लाइन में दूसरी बात क्या याद रखनी है आपने, जब भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की लाइंस आपस में टकराती हैं, बहुत सारे टिनी सेक्शंस बन जाते हैं। ये सेक्शन क्या है, स्क्वायर टाइप होते हैं, मतलब ये अर्थ को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब आप देख ही पा रहे हो, जैसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बहुत सारे सेक्शंस बन रहे हैं, बहुत सारे बॉक्स बन रहे हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। तो ग्रिड की डेफिनेशन क्या होगी, जब भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस में आपस में ये छोटा सा बॉक्स बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। हमने यहाँ तक 3 चीजें सीखी है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपस में टकरा के डब्बा सा बनाते हैं, उस डब्बे, उस स्क्वायर डब्बे को क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। हमने अभी तक सीखा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ने क्या बनाया, ग्रिड बनाया, और ग्रिड से हमें क्या मिलते हैं, कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। हाँ भी भाई, अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर मैं आपको एनिमेशन से बढ़िया समझाऊंगा, इसके बाद कभी नहीं भूलेगा आपको। जो कोऑर्डिनेट्स है उसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लो। स्पेसिफाई ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ए अर्थ। हमने पीछे पढ़ा है ना, जो अर्थ है बहुत सारे ग्रिड सिस्टम से बन के मिला है, बहुत सारे बॉक्सेज है।
हर बॉक्स में बहुत सारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस होती हैं। अगर मैंने किसी की लोकेशन फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल एक बॉक्स उठा लेते हैं, अगर मैं बात करूं इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की, ये वाली लोकेशन, ये लोकेशन किसने बताई? कोऑर्डिनेट्स ने। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हमारी फिक्स लोकेशन। हम जहां पर खड़े हैं हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के ऊपर खड़े हैं, और वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिलकर ग्रिड बनाया है। हम किसी न किसी ग्रिड के एक कोऑर्डिनेट्स के अंदर है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या निकला? एक पर्टिकुलर फिक्स लोकेशन किसी भी चीज की। इसीलिए मैंने बोला था ये सारी इमेजिनरी लाइंस लोकेशन फाइंड करने में हेल्प करती हैं। अब कोऑर्डिनेट्स दिखते कैसे हैं, होते कैसे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी ना मैं आपको एक कोऑर्डिनेट शो करता हूँ। कोऑर्डिनेट देख के आपको अंदाजा हो गया होगा, हाँ सर हमने जियोग्राफी में ऐसी एक स्ट्रक्चर देखी थी। हाँ, इस स्ट्रक्चर को ही कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं किसी प्लेस की फिक्स जगह। अब इस कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा सा समझते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, ए 1 पार्ट और 2 पार्ट। जो भी कोऑर्डिनेट्स आप डिस्कस करोगे, जो भी कोऑर्डिनेट्स आप देखोगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। पहली बात समझ आ गई। दूसरा, अभी कोऑर्डिनेट्स का हम करते हैं ऑपरेशन। कोऑर्डिनेट्स की ये वाली साइड में हमेशा रिप्रेजेंट होता है लैटिट्यूड। अगर आप किसी कोऑर्डिनेट्स को देख रहे हो ना, तो ये वाली साइड हमेशा क्या होएगी? लैटिट्यूड वाली साइड होएगी। और ये वाली साइड क्या होएगी? हमेशा लॉन्गिट्यूड वाली साइड होएगी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली लैटिट्यूड वाली और राइट हैंड साइड वाली लॉन्गिट्यूड वाली। इसको याद रखने का तरीका, सारे काम करने से पहले हम पहले लेटते हैं ना, तो पहले लैटिट्यूड आएगा फिर लॉन्गिट्यूड आएगा। अब करते हैं थोड़ा सा और ऑपरेशन। अब ये कोऑर्डिनेट्स कैसे सीक्वेंस में काम करते हैं? DMS। नहीं समझ आया? पहले डिग्रीज होंगी, फिर इस वाले साइन को क्या बोला जाएगा? मिनट्स, और इस वाले साइन को क्या बोला जाएगा? सेकंड्स। डिग्री, मिनट्स और सेकंड, डिग्री, मिनट्स और सेकंड। उधर भी सेम ऐसे ही काम होएगा, डिग्री, मिनट्स और सेकंड। यहाँ तक समझ आ गई? डिग्री, मिनट्स और सेकंड के बाद हमेशा डायरेक्शंस होएगी। पहले में N मतलब नॉर्थ डायरेक्शन की बात कर रहा है, और दूसरे में W मतलब वेस्ट डायरेक्शन की बात कर रहा है। बस ज्यादा आपने डीपली नहीं जाना। मैंने आपको एक तो कोऑर्डिनेट्स बता दी है, कौन सी शक्ल क्या होती है कोऑर्डिनेट्स की, और कोऑर्डिनेट्स को कैसे रीड किया जाता है। पहले हमेशा लैटिट्यूड होता है, फिर लॉन्गिट्यूड। N मतलब क्या होता है? डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बस इतना ही आपने याद रखना है। अब जितनी भी इमेजिनरी लाइंस में आगे करवाऊंगा उसके कोऑर्डिनेट्स याद रखने पड़ेंगे भाई, जितने भी डिस्कस करेंगे। इसको ना मैंने आसान भाषा में याद रखा था जब मैं पढ़ता था। मैंने क्या रखा था? हमारा एक एड्रेस होता है और एक फोन नंबर होता है। एड्रेस मतलब डायरेक्शन को बोल दिया मैंने, और फोन नंबर इस पर्टिकुलर अजीब से नंबर को बोल दिया। तो आसान भाषा में क्या बना? हर एक लाइन जो लंबी लाइन में आएगी वो कहलाएगी लॉन्गिट्यूड, वो तो इसका एड्रेस हो गया, और उसका फोन नंबर याद रखना पड़ेगा। अगर कोई लाइन लेटी हुई है तो वो कौन सी लाइन होगी? लैटिट्यूड में होगी, वो उसका एड्रेस हो गया, और उसका साथ में फोन नंबर याद रखना पड़ेगा अजीब से। तो हम ना कुछ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की कुछ इमेजिनरी लाइंस को डिस्कस करते हैं, जो काफी बार रिपीट होती है किसी न किसी एग्जाम में। याद क्या रखना पड़ेगा उसका? एक तो एड्रेस और एक उसका फोन नंबर। सबसे पहले लैटिट्यूड्स की कुछ इमेजिनरी लाइंस को देखते हैं कौन सी है। सबसे पहली है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये लेटी हुई है, तो ये लैटिट्यूड में इसका एड्रेस बन जाएगा, और इसका फोन नंबर क्या बनेगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये है इसका फोन नंबर, जो एज इट इज ही रटा लगाना पड़ेगा, एज इट इज ही याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अगला लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये इमेजिनरी लाइन है, बस एज इट इज याद रखनी है। इसका फोन नंबर क्या है? 23.5 डिग्री साउथ। ऐसा मतलब साउथ, ये साउथ में है तो साउथ में हो जाएंगी, जो नॉर्थ में हो जाएंगी एड्रेस उसका। बस फोन नंबर याद रखना है। उसके बाद है आर्टिक सर्कल। इसका फोन नंबर और एड्रेस क्या है? ये नॉर्थ में आर्टिक सर्कल पाया जाता है, तो नॉर्थ, और इसका फोन नंबर क्या है? 66.5 डिग्री। लास्ट वन इज अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल ये कहाँ पर पाई जाती है? साउथ में। ये हो गया इसका एड्रेस, और इसका फोन नंबर क्या है? 66.5 डिग्री। आई होप ये आपको लैटिट्यूड के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया। ये बस इमेजिनरी लाइन है जो आपको एज इट इज ही याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं लास्ट में लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड में कुछ ज्यादा नहीं है, बस एक लाइन आपने याद रखनी है, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन लंबी लाइन है, तो इसका एड्रेस आएगा लॉन्गिट्यूड में, और इसका फोन नंबर क्या है? 0 डिग्री। आसान है ना याद? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। आगे लास्ट में प्राइम मेरिडियन के बारे में थोड़ा सा बेसिक करवाता हूँ। जो प्राइम मेरिडियन है ना, ये वाली लाइन क्या है? ग्लोब के, अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच है, लंबी लाइन है, तो वो कौन सी है? प्राइम मेरिडियन। जिसका एड्रेस क्या है? जिसका फोन नंबर क्या है? 0 डिग्री। आई होप ये बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। बस जो लाइन लंबी होएगी वो लॉन्गिट्यूड में आएगी, जो लाइन लेटी होएगी तो लैटिट्यूड में आएगी। बस उसका साथ में फोन नंबर आपने याद रखना है। आई होप ये फुल फ्लैश स्लाइड आपको अच्छे से समझ आ गई। अगली स्लाइड में करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस। तो बेटा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ना एक लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में बताना चाहता हूँ और एक लैटिट्यूड लाइन के बारे में बताना चाहता हूँ। लॉन्गिट्यूड में हम कौन सी लाइन को डिस्कस करेंगे? प्राइम मेरिडियन
और लैटिट्यूड में हम कौन सी लाइन को डिस्कस करेंगे, इक्वेटर। आई नो मैंने प्राइम मेरिडियन आपको बता दी है, पर नहीं, इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसे जैसे मैं कराऊंगा वैसे वैसे आपको अच्छी तरह समझ आती रहेगी। सबसे पहले भाई लॉन्गिट्यूड की बात कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूड में जो प्राइम मेरिडियन एक ऐसी लाइन है जो अर्थ के पूरे बीचों बीच है लाइन, और ये अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ऐसे अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि अर्थ को ऐसे बांटने वाली लाइन कौन सी है, तो वो कौन सी है, प्राइम मेरिडियन। इधर वाली साइड होती है वेस्ट और इधर वाली साइड होती है ईस्ट। तो ये 2 बराबर हिस्सों में बांटती है अर्थ को, वेस्ट हेमिस्फेयर में और ईस्ट हेमिस्फेयर में। हेमिस्फेयर का मतलब होता है हाफ सर्कल। यहाँ तक 2 बातें समझ आ गई, एक तो बीच में लाइन है और एक कैसे बांटती है अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में। अब बात करते हैं इसके फोन नंबर और एड्रेस की। इसका एड्रेस क्या बनेगा प्राइम मेरिडियन का, ये लंबी लाइन है तो लॉन्गिट्यूड में, और इसका फोन नंबर क्या है 0 डिग्री। आसान है ना। तो टोटल मिला के क्या बना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज अ प्राइम मेरिडियन व्हिच डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स, ईस्ट हेमिस्फीयर एंड वेस्ट हेमिस्फीयर। उसके बाद भाई बात कर लेते हैं इक्वेटर की। इक्वेटर एक ऐसी लाइन होती है जो अर्थ को ऐसे बराबर हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाली साइड होता है नॉर्थ, नीचे वाली साइड होता है साउथ। तो ऊपर वाली साइड का नाम क्या रखा जाएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाली साइड का नाम क्या रखा जाएगा, साउथ हेमिस्फीयर। ये अर्थ को ऐसे बांटती है। अब बात करते हैं इसके एड्रेस और फोन नंबर की। एड्रेस क्या बनेगा भाई इसका, ये लेटी हुई लाइन है तो लैटिट्यूड में, और इसका फोन नंबर क्या बनेगा 0 डिग्री। हाँ जी, दोनों के दोनों 0 डिग्री के ऊपर ही है, जो अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है अलग अलग तरीके से। तो इसका क्या बना, द 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर विच डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जिसका नाम क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। आई होप यहाँ तक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह समझ आ गई। अगर हम प्राइम मेरिडियन की बात करें, ये एक ऐसी लाइन है जो 8 कंट्रीज के बीच में गुजरती है, और अगर हम इक्वेटर की बात करें, ये 13 कंट्रीज के बीच में से ये गुजरती है लाइन। आई होप ये इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया। अब लास्ट में बात करते हैं भाई पोल्स की। पोल्स का मतलब क्या होता है, लास्ट वाले 2 पॉइंट अर्थ के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इसका भी एड्रेस याद रखना पड़ेगा आपको। इसका एड्रेस क्या है, जो नॉर्थ में तो नॉर्थ वाला एड्रेस हो जाएगा, साउथ में साउथ वाला एड्रेस हो जाएगा। और इसका फोन नंबर क्या है 90 डिग्री। ऊपर वाले पार्ट का नाम है 90 डिग्री। नॉर्थ पोल का एड्रेस क्या बनेगा 90 डिग्री नॉर्थ, और साउथ पोल का एड्रेस क्या बनेगा 90 डिग्री साउथ। तो अर्थ के इन 2 पार्ट्स को पोल्स बोलते हैं, जो 2 होते हैं, नॉर्थ वाली साइड में एक है और साउथ वाली साइड में एक है, विद उसका फोन नंबर। अब मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाता हूँ। जैसे मैंने अर्थ की शेप करवाई थी, मैंने बोला था हाँ जो बल्जिंग है, बाहर से निकली हुई है, मिडल वर्ड लिखवाया था ना, वहां पर मैंने इक्वेटर काट के मिडल लिखवाया था। अब इक्वेटर आपको समझ आ गई। और ऊपर वाली दोनों साइड से क्या है, फ्लैट है, मतलब थोड़ा सा दबा हुआ है। वहां पर पोल की बात हुई थी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इस वाली स्लाइड में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की है, एक तो प्राइम मेरिडियन, एक इक्वेटर और एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में। अब बढ़ते हैं कंसेप्ट के आगे। तो बेटा आगे डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूड और टाइम के बारे में। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हाँ भी हम इस स्लाइड में कौन कौन सी बेसिकली चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच मीन्स, जिसको क्या बोला जाता है GMT, और इसको अदर नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, जिसको क्या बोला जाता है UTC। उसके बाद डिस्कस करेंगे IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एंड लास्ट वन हम डिस्कस करेंगे लोकल टाइम कैलकुलेशन के ऊपर। ये टॉपिक आपके जियोग्राफी के टफेस्ट टॉपिक्स में से एक है, इसको ध्यान से समझना। इसको एनिमेशन में बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, आपको लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेगा। बेसिकली इस स्लाइड में हम ना टाइम के बारे में बात करेंगे। कंसेप्ट करवाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, पुराने समय में लोग टाइम का कैसे पता लगाते थे। उस समय कौन सा वॉच होती थी, वो टाइम का पता कैसे लगाते थे। एक उसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता था, और एक सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी। हाँ भी सन से लोग कैसे टाइम का पता लगाते थे, और ये ऑब्जेक्ट का क्या सीन है, इसको मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक ना पेड़ है, एक पेड़ खड़ा है, और जैसे ही उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, वो पेड़ की शैडो ना चेंज होती रहती है। तो लोगों ने आइडिया लगाया, हाँ अभी हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से जब ये शैडो चेंज होएगी, तब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, टाइम का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। जब क्या थी, वॉच नहीं थी। मैंने कंसेप्ट क्या बोला है, लॉन्गिट्यूड और टाइम। जो पेड़ होता है वो लॉन्ग है ना, लंबी लाइन में खड़ा हुआ है, तो इसीलिए लॉन्गिट्यूड और टाइम का बड़ा ज्यादा रिलेशन है, जो आगे जाके मैं बढ़िया तरीके से इलेबोरेट करूंगा। हमने अभी तक क्या सीखा कि सूरज की रोशनी जैसे पड़ती है
धीरे धीरे सूरज ईस्ट से वेस्ट आता है तो वैसे वैसे टाइम बदलता है। पुराने समय में लोग क्या करते थे, एक ऑब्जेक्ट की निशानी रख लेते थे भाई। अब यहाँ पर अगर शेडो आएगी तो 1 बजेंगी, अगर यहाँ पर पहुंच गई शेडो तो 2 बजेंगी, अगर यहाँ पर पहुंच गई तो 3 बजेंगे। तो उन्होंने एक ऑब्जेक्ट, कोई भी हो सकता था, ही हो सकता है या कोई भी ऐसे रोड हो सकती है, उन्होंने उसकी शेडो को मार्क कर लिया क्योंकि सूरज रोज उसी टाइम पे आता है। सूरज ऐसे नहीं है हमारी तरह 1 घंटा लेट उठता है, वो टाइम पे ही आता है जब से अर्थ बननी शुरू हुई है। तो लोगों ने क्या किया, उसको एज ए फिक्स लोकेशन मान लिया और जैसे जैसे उसकी शेडो चेंज होगी वैसे वैसे उसका टाइम चेंज होएगा। यहाँ तक स्टोरी समझ आ गई। तो बेसिकली डे और नाइट बनते कैसे हैं, हमारी जो अर्थ है ना 3D है, 3 डायमेंशनल है, ऐसे फ्लैट सरफेस नहीं है। अगर कोई फ्लैट चीज के ऊपर रोशनी डालेगा ना तो पूरी फ्लैट चीज ही रोशनी से कवर हो जाएगी। हमारी अर्थ उसके उलट है। हमारी अर्थ में अगर एक साइड दिन होएगा तो दूसरी साइड रात होएगी। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें जहां पर पड़ती हैं वहां पर दिन होता है, उसके पीछे रात होती है। जैसे आप देख रहे हो फ्रंट में जहां पर रोशनी पड़ रही है वहां पर तो होएगी दिन, उसके उलट अगर ये रोटेशन करके पीछे चली जाती है साइड तो वहां पर रात होएगी और जहां पर रात थी वहां पर दिन होएगा। ऐसे डे और नाइट बनते हैं भाई। आगे हम कंसेप्ट शुरू करते हैं। आपने दिमाग में 2 बातें याद रखनी है। एक तो मैंने ऑब्जेक्ट वाली बात बताई थी, लॉन्ग खड़ा है उसको फिक्स कर लिया, हाँ भी उसकी शेडो जहां जहां पहुंचेगी वैसा वैसा टाइम होएगा। और दूसरी डे और नाइट कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कौन सी इमेजिनरी लाइन, GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। अब सबसे पहले इसका एड्रेस नोट कर लो। इसका एड्रेस है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इन प्राइम मेरिडियन के बीच में लाइन आती है जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में है। तो ये कहाँ से गुजरती है, इंग्लैंड से। ये है GMT मैप में ऐसे दिखती है। ये ना पूरी प्राइम मेरिडियन के बीच में है, इसलिए इसका एड्रेस मैंने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लिखवाया था। GMT को ना एज ए मार्क रखा हुआ है हम ह्यूमन बींग्स ने टाइम को परफेक्शन लाने के लिए। मतलब सभी तरफ एक ही टाइम हो, ऐसा ना हो कि अलग अलग टाइम होता है, कई जगह अलग अलग होता है। बस आपने ये ध्यान रखना जितना मैं बोल रहा हूँ वो आगे डिस्कस करेंगे क्यों टाइम अलग अलग होता है अलग अलग रीजंस में। एक तो आपने बात याद रखनी है GMT का एड्रेस क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और एक आपने बात याद रखनी है जहां पर लोकेट है इंग्लैंड में। GMT के बारे में एक लाइन याद रखनी है, इट इज ए स्टैंडर्ड टाइम जोन सेम फॉर ऑल कंट्री। जैसे मैंने पेड़ की एग्जांपल दी थी ना, हाँ भी अगर इसकी शेडो यहाँ पर होएगी तो इतने बजेंगे, फिर उसकी शेडो चेंज होएगी तो उतने बजेंगे। वैसे वैसे एक GMT को एक पेड़ की तरह ही स्टैंडर्ड माना गया है। ऐसे जैसे अर्थ रोटेट करके GMT आगे बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम चेंज होता रहेगा। इसीलिए GMT का टाइम सभी कंट्रीज को मोस्टली मानना पड़ता है। इसका एम क्या होता है GMT का, GMT को क्यों फॉलो किया जाता है, ताकि सभी एक ही समय को फॉलो करे, ऐसा ना कोई कंफ्यूजन ना हो। लो आपको बोल दिया स्कूल में आना है, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है, तो नहीं, ये एक स्टैंडर्ड टाइम होता है जो सभी देशवासियों को सभी कंट्रीज को मानना पड़ता है ताकि कंफ्यूजन दूर हो सके। आई होप ये GMT के बारे में जितना करवाया उतना ही आपने याद रखना और आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं भाई IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST का एड्रेस है 82.5 डिग्री ईस्ट। एक तो ये याद रखना है। और ये कहाँ से होके गुजरती है, प्रयागराज। प्रयागराज एक जगह है जो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। अब मैं आपको मैप में दिखाता हूँ IST कहाँ पर लोकेट करती है। ये पूरे इंडिया के लिए IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पूरे इंडिया के लिए, ताकि टाइम को लेके पूरी इंडिया में कोई भी कंफ्यूजन ना हो सके। हमारे जो सारे टाइम सेट होते हैं ना इंडिया के, वो IST से ही सेट होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से ही सेट होते हैं, ताकि सब बढ़िया तरीके से काम कर सके, टाइम को लेके कोई भी कंफ्यूजन ना हो। एक आपने बात नोट रखनी है, आगे जो IST है ना वो अहेड है, आगे है 5 और एंड 30 मिनट मतलब 5.5 घंटे। इससे आगे है UTC या GMT से। तो ऐसा क्यों है, अब आपको ना इसको एनिमेशन के साथ समझाता हूँ। अभी तक हमने 2 लाइन डिस्कस की है, एक तो की है UTC या GMT और दूसरी की है IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये है हमारा IST, ये है हमारा GMT। होता क्या है, जो अर्थ की मूवमेंट होती है ना वो ईस्ट टू वेस्ट होती है, और यहाँ पर है ईस्ट और यहाँ पर है वेस्ट। ऐसे ही पूरी अर्थ घूमना शुरू करेगी। यहाँ पर तो सन फिक्स है, जैसे जैसे आगे जाएगी पहले क्या क्रॉस करेगी, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उसके बाद धीरे धीरे जैसे अर्थ आगे आएगी रोटेशन करके तो क्या आएगा, GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। अब आप देख ही रहे हो जहां से उसने चलना शुरू किया था और जहां पर पहुंची वो, तो IST से लेके GMT तक 5.5 घंटे लग गए। इसीलिए जो इंडिया का टाइम होता है ना, जो बाहर वाले देश होते हैं उससे 5.5 घंटे
ज्यादा आगे होता है, मतलब क्योंकि पहले ईस्ट आगे आएगा फिर आएगा वेस्ट आगे आएगा रोटेशन करते हुए। तो ये सारा फंडा था, इसीलिए जो इंडिया का टाइम होता है वो 5.5 घंटे ज्यादा होता है, आगे होता है। तो अब आपको बेसिक कंसेप्ट सारा समझ आ गया। अभी तक भाई हमने दो चीजें डिस्कस की हैं, एक तो जीएमटी के बारे में और एक IST के बारे में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। दोनों की एड्रेस और कहाँ पर लोकेट करती है ये चीजें सारी डिस्कस कर ली। आगे हम डिस्कस करते हैं लोकल टाइम कैलकुलेशन। हाँ, अभी लोकल टाइम कैलकुलेशन क्या होती है, लोकल टाइम कैसे निकाला जाता है, ये आपको मैं बढ़िया अच्छी तरह समझाऊंगा। इसको समझाने से पहले ना थोड़ी सी अर्थ की रोटेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन क्या है, टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑफ 360 डिग्री अर्थ टेक 24 आवर। कहने का ये मतलब है पूरी अर्थ 360 डिग्री है और 24 घंटे में अर्थ कितना घूमती है, 360 डिग्री। और 1 घंटे में अर्थ कितना घूमेगी, 360 डिग्री अपॉन 24। तो इसका आंसर क्या है, 15 डिग्री। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, अर्थ जो घूमती है 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। थोड़ा सा और डीपली जाते हैं तो अर्थ 1 डिग्री 4 मिनट्स में कवर करती है। हाँ, अभी ये 1 डिग्री 4 मिनट्स में कैसे आया, जैसे ही आप इसकी डीपली कैलकुलेशन करोगे ना तो इसका आंसर आएगा 1 डिग्री अर्थ 4 मिनट में घूमती है, रोटेट करती है। आपने बस ये फैक्चुअल डाटा याद रखना है जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ, अर्थ 1 डिग्री कितने टाइम में कवर करती है, 4 मिनट्स में। और यहाँ पर ही सारी कैलकुलेशन शुरू होती है लोकल टाइम की। हमने क्या याद रखना है, अर्थ रोटेट करती है 1 डिग्री 4 मिनट्स में। अब आपको आगे इसकी ट्रिक बताता हूँ। क्या ट्रिक है, 2 लाइन याद रखनी पड़ेंगी, ईस्ट प्लस टाइम, वेस्ट माइनस टाइम। ये सर क्या बोल रहे हो, ईस्ट प्लस टाइम वेस्ट माइनस टाइम। तो इसको समझाता हूँ। ये है ईस्ट वाली साइड, ये है वेस्ट वाली साइड। अब मैंने बोला है सबसे पहले सूरज कहाँ पर आता है, ईस्ट वाली साइड में। मतलब जब अर्थ रोटेट करती है तो ईस्ट वाली साइड में पहले सुबह होती है और वेस्ट वाली साइड में थोड़ी सी देर बाद सुबह होती है। तो यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन आंसर आएगा ना, अगर ईस्ट का पूछा जाएगा तो उसमें कुछ ऐड करना है, बताऊंगा क्या। अगर वेस्ट का पूछा जाएगा उसमें कुछ माइनस करना है, बताता हूँ क्या। बस आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर ईस्ट वाले पॉइंट का टाइम पूछा जाए तो वहां पर प्लस होएगा, जो भी आंसर निकालेंगे। अगर वेस्ट वाले का पूछा जाए वहां पर माइनस होएगा। अब बात करते हैं कंसेप्ट की, लोकल टाइम कैसे निकाला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर फोन किया, कोई लंदन में बैठा है, वहां पर बजे हैं 12 PM, 12 बजे हैं, और आप जिस लॉन्गिट्यूड में खड़े हो वो लॉन्गिट्यूड है 15 डिग्री ईस्ट। अब पूछा जाए आपके लॉन्गिट्यूड जो 15 डिग्री ईस्ट है वहां पर क्या टाइम होएगा, वो कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले ईस्ट की बात आ गई, 15 के साथ क्या लगा है, ईस्ट लगा है। मैंने बोला था कि क्या याद रखना है, ईस्ट वाले में क्या आएगा, टाइम ऐड होएगा या माइनस होएगा। हाँ जी, ऐड होएगा। क्यों, क्योंकि ईस्ट पहले आता है, वेस्ट बाद में आता है। अब 15 डिग्री है ना, 15 डिग्री को मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से। क्यों, मैंने बोला था 1 डिग्री इतने टाइम में कवर करती है 4 मिनट्स में। तो 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60। 60 आंसर आ गया। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। जितना भी आंसर आएगा उसको 1 घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा उस आंसर को। तो 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60, और 60 से डिवाइड किया 1 और हमारा आंसर आ गया। तो ईस्ट वाली बात है ना, तो ऐड करना है हमने, वो 12 नहीं बोलना हमने। 12 बजे है ना, 1 घंटा हमारा आंसर आया। तो बात किसकी चल रही थी, ईस्ट की। अगर यहाँ पर वेस्ट होता तो 12 में से 1 घंटा माइनस करते 11 आंसर आता। अब क्या है, ईस्ट है तो 1 घंटा ऐड करेंगे। इसका क्या आ जाएगा, अगर 12 बजे है तो 1 और ऐड करेंगे। जहां पर हम बैठे थे 15 डिग्री ईस्ट में, वहां पर क्या टाइम हुआ है, अभी 1 बजा। तो ऐसे ही आप लोकल टाइम की कैलकुलेशन निकाल सकते हो। इसको अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा सा दोबारा देख लो, आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ। पता क्या करवाना था हमने, 15 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम था। तो 15 डिग्री 1 डिग्री में कितना मूव करती है अर्थ, 4 मिनट्स। तो 15 डिग्री इंटू 4 इज इक्वल टू 60। अब इसको 60 से डिवाइड करना है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो आंसर क्या आया, 1 घंटा। तो ईस्ट का पूछा है तो प्लस होता है, अगर वेस्ट का पूछा होता तो माइनस होता। तो 12 में 1 जोड़े तो क्या आएगा आंसर, 1 बजा है वहां पर। इतनी बातें हमने डिस्कस कर ली। एक लास्ट में बात करते हैं हम, इंडिया का जो ईस्ट वाला पार्ट है वहां पर सूरज पहले उदय होता है। क्यों, क्योंकि ईस्ट वाला पार्ट सबसे आगे जाएगा और वेस्ट वाले पार्ट में थोड़ी सी लेट सूरज की रोशनी पड़ेगी। वहां पर ईस्ट और वेस्ट में कितने घंटों का फर्क है, 2 घंटों का। अगर सुबह इंडिया में 8 बजे होती है, 2 घंटे पहले 6 बजे वहां पर सुबह हो जाती है। ये बात आपने फैक्ट याद रखनी है। लास्ट में अगर बात करें, कुछ कंट्रीज क्या होती हैं, बड़ी ज्यादा चौड़ी होती हैं साइज में, और कुछ कंट्री क्या होती हैं, साइज में लंबी होती है। जैसे इंडिया है फॉर एग्जाम्पल, जैसे रशिया है, बहुत ज्यादा चौड़ी है। तो वहां पर ना अलग अलग टाइम जोन है, या कि शुरुआत से लेके एंड तक काफी टाइम का फर्क हो। तो ऐसे तो
है नहीं कि वो लोग एक ही टाइम को फॉलो करते होंगे, तो वो लोग अलग अलग टाइम को फॉलो करते हैं, उसको बोला जाता है टाइम जोन। तो आपने रशिया का टाइम जोन याद रखना है, वहां पर 11 टाइम जोन है, मतलब 11 पार्ट्स में बांटा हुआ है रशिया। तो 11 के 11 अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और यूएसए में 6 टाइम जोन है। आई होप ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको बेसिक अच्छी तरह समझ आ गया। इसको बढ़िया तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। तो चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। तो बेटा इस कंसेप्ट के लास्ट में हम डिस्कस करते हैं हीट जोन के बारे में। आप ये हीट जोन होता क्या है, इसको ना बढ़िया तरीके से हम समझेंगे। ये ना टॉपिक समझने में बहुत आसान है, पर इसमें ना लिखने में कंफ्यूजन होती है। मैं आपको एनिमेशन से समझाऊंगा कौन सा हीट जोन कहाँ पर होता है, वो लाइन भूल जाती है। एनिमेशन के साथ समझोगे ना तो आपके दिमाग में छप जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हीट जोन का कंसेप्ट। बेसिकली हीट जोन के कंसेप्ट को समझने पहले ना थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। यहाँ पर दो वर्ड से मिलके बना है ये वाला कंसेप्ट, हीट जोन। हीट का मतलब होता है गर्मी और जोन का मतलब बेसिकली होता है प्लेस। इसको समझो इस बात को। मान लो एक लाइट जग रही है, उसमें ना हीट निकल रही है। आपको पता है कोई भी लाइट जगती है उससे हीट प्रोड्यूस होती है। ये वाले एरिया में ना सबसे ज्यादा गर्मी होगी। क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया लाइट के बिल्कुल नजदीक है। अब जैसे जैसे हम इस एरिया से दूर होते रहेंगे वैसे वैसे गर्मी कम होती रहेगी। तो इसी को हीट जोन ही बोलते हैं। जो इस लाइट के बिल्कुल नजदीक वाला एरिया था उसमें था सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है, उस जोन का नाम है सबसे गर्म जोन। जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे ठंडक बढ़ती रहेगी। वैसे ही अर्थ में अलग अलग टाइप की हीट जोन पाई जाती है। ये था थोड़ा सा बेसिक, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा हम क्या करने क्या वाले हैं। तो बेसिकली हीट जोन की डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑल प्लेसेस ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन। मतलब जो 3D अर्थ है वो इक्वल टाइप की रोशनी, इक्वल टाइप की हीट सन से रिसीव नहीं करती। कुछ अर्थ के एरियाज में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, कुछ एरियाज में सबसे कम गर्मी होती है। ये ऐसा क्यों होता है? हमारी अर्थ पर लगातार सूरज की किरणें पड़ती है जब दिन होता है। ये वाला एरिया सबसे ज्यादा हीट रिसीव करता है। ये वाला एरिया कौन सा होता है? इक्वेटर। इक्वेटर एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। और जैसे जैसे गर्मी ऊपर, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, जैसे जैसे गर्मी वहां पर जाती है वैसे वैसे इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं रहती वो गर्मी। वो वाला एरिया ठंडा होता है। तो इसीलिए हमारे अर्थ में अलग अलग प्लेसेस है जहाँ पर कम हीट पड़ती है और ज्यादा हीट पड़ती है। जहाँ पर कम पड़ती है वहां पर ठंड होगी, जहाँ पर ज्यादा पड़ती है वहां पर गर्मी होगी, जहाँ पर ना तो कम पड़ती ना तो ज्यादा पड़ती है वहां पर टेम्परेचर गर्म और ठंडा दोनों होगा। तो इसी के बारे में हम एनिमेशन के साथ समझने वाले हैं। अब बेसिकली हमारे अर्थ ना 3 हीट जोन है, ये आपने रट्टा लगाना है। हमारे अर्थ कितने हीट जोन है? 3 हीट जोन। वो कौन कौन से हैं? पहला है टॉरिड जोन, दूसरा है टेम्परेट जोन और तीसरा है फ्रिजिड जोन। अब ना हम एक एक करके इन तीनों जोन के बारे में पढ़ेंगे और ये भी देखते हैं कौन सा जोन ठंडा जोन होता है और ये भी देखते हैं कौन से जोन में ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना तो ज्यादा सर्दी होती है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड बातें करने से पहले मैं आपको सारा डायग्राम से समझाऊंगा। पहले डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा फिर समझाऊंगा। पहले प्रैक्टिकल देखेंगे ना, वो चीज हमारे दिमाग में अच्छी तरह छप जाती है। तो ये है हमारी अर्थ वाला एरिया होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर अर्थ का, और ये वाला एरिया होता है साउथ हेमिस्फीयर, मतलब हाफ सर्कल बोला जाता है जैसे मैंने पीछे सारा बता दिया। और ये वाली साइड होती है पोल्स वाली साइड। हमारे 2 पोल होते हैं, ऊपर वाले पोल को बोला जाता है नॉर्थ पोल और नीचे वाले पोल को बोला जाता है साउथ पोल। यहाँ तक समझ आ गई? अब बेसिकली हम थोड़ी सी लैटिट्यूड लाइन को डिस्कस कर लेते हैं जो इमेजिनरी है। पीछे सारा इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये वाली लाइन होती है आर्टिक सर्कल, वो वाली लाइन है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये वाली लाइन है हमारी इक्वेटर की, ये वाली लाइन है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और लास्ट वाली लाइन है हमारी अंटार्कटिक सर्कल। सर ये क्यों याद रखना है? बताता हूँ क्यों याद रखना है। इसलिए मैंने शुरू से कहा था टॉपिक समझने में आसानी होती है पर लिखने में थोड़ी कंफ्यूजन होती है कौन सी लाइन कहाँ पर है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आपने बात रखना है। मतलब बीच में इक्वेटर है, इक्वेटर की जस्ट ऊपर वाली लाइन कौन सी होगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इक्वेटर के जस्ट नीचे वाली कौन सी लाइन होगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ऊपर आर्टिक सर्कल होता है और सबसे नीचे अंटार्कटिक सर्कल होता है। यहाँ तक आपको बेसिक अच्छी तरह याद होना चाहिए। अब जो मैंने तीनों के तीनों जोन बताए ना उसको हम फिट करते हैं इन कलर्स में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं येलो कलर से। येलो कलर एक नीचे वाला कलर है। ये वाला सारा एरिया कौन सा एरिया कहलाता है? टॉरिड जोन। टॉरिड जोन वाला एरिया ये वाला एरिया है। बताता हूँ कहाँ पर कौन सा टेम्परेचर होता है, बस आप एक बार जोन के नाम याद रख लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं स्काई ब्लू कलर। ये दोनों स्काई ब्लू कलर को डिस्कस करते हैं। ये दोनों स्काई ब्लू कलर कौन सी जोन है? फ्रिजिड जोन। नॉर्थ वाली साइड वाला नॉर्थ फ्रिजिड जोन और साउथ वाली साइड वाला साउथ फ्रिजिड जोन कहलाता है। अब बढ़ते हैं लास्ट कलर की तरफ, वो क्या है? ग्रीन। ग्रीन वाला एरिया होता है टेम्परेट जोन। जो नॉर्थ वाला ग्रीन वाला एरिया नॉर्थ टेम्परेट जोन,
और जो साउथ वाला एरिया है वो है साउथ टेम्परेट जोन। अब आगे इन तीनों के बारे में सारी फैक्चुअल डिटेल याद रखते हैं जिसमें लिखने में कंफ्यूजन होती है। अब आपने रट्टा नहीं लगाना है कि जब भी कोई क्वेश्चन आए आपके दिमाग में ये सारी पिक्चर आनी चाहिए। जो येलो वाला टॉरिड जोन है, यहाँ पर इक्वेटर वाला रीजन है, बताया ना मैंने, और यहाँ पर सबसे ज्यादा सूर्य की डायरेक्ट रेज पड़ती है पूरा साल जब दिन होता है। तो ये वाला एरिया सबसे ज्यादा गर्म एरिया होता है। ये वाला एरिया कौन सा होता है? गर्म, हॉट होता है। तो कौन सा एरिया सबसे ज्यादा हॉट होता है? टॉरिड जोन। आपको क्वेश्चन आ सकता है विच जोन इज कंसीडर एज हॉट, कौन सबसे ज्यादा हॉट होता है? तो टॉरिड जोन। टॉरिड जोन की लोकेशन क्या है? लोकेशन में कंफ्यूजन होती है लिखने में, इसलिए बोला था ये टॉपिक सुनने में बड़ा अच्छा लगता है पर लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो अब नहीं होनी चाहिए। टॉरिड जोन किसके बिटवीन है? जैसे आप देख पा रहे हो वैसे ही लिखना है, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाई जाने वाला कौन सा एरिया है? टॉरिड जोन। सबसे ज्यादा गर्म होता है। पहला समझ आ गया। दूसरी की बात करते हैं हम अगले की, वो कौन सा है? फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन सबसे ज्यादा ठंडा जोन होता है, दोनों साइड में पाया जाता है। जैसे आप देख रहे हो ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में फ्रिजिड जोन दोनों पाए जाते हैं। इसको याद रखने का दूसरा तरीका भी होता है। इसको याद रखने का क्या तरीका है? आप फ्रिज से याद रख लो, घर में सबसे ज्यादा ठंडक कहाँ पर होती है? हमारे फ्रिज में। तो फ्रिजिड जोन भी सबसे ज्यादा ठंडा जोन है। आपने याद रखना ये वाला साइड होती है नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये होती है साउथ हेमिस्फीयर। तो फ्रिजिड जोन की थोड़ी सी डेफिनेशन भी चेंज हो गई। जो नॉर्थ वाला फ्रिजिड जोन है ना, वो आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल के बीच वाला एरिया होता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात हो, अब बात आती है साउथ हेमिस्फीयर की। साउथ हेमिस्फीयर में कौन सा आएगा? सबसे लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है? अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल, इन दोनों के बीच में पाए जाने वाला एरिया कौन सा होता है? साउथ फ्रिजिड जोन। तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर वाला और साउथ हेमिस्फीयर वाला आपने याद रखना। नॉर्थ हेमिस्फीयर वाला इन दोनों के बीच में पाया जाता है, और लास्ट वाले दोनों पॉइंट में जो कौन कौन से हैं? आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल। अब बात करते हैं नीचे साउथ हेमिस्फीयर की, वो किसमें पाया जाता है? एंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल के बीच में। दो समझ आ गए। अब लास्ट को डिस्कस करते हैं जो कौन सा है? टेम्परेट जोन। मैंने क्या बोला था? एक जगह सबसे ज्यादा गर्मी होगी, एक जगह सबसे ज्यादा सर्दी होगी। तो गर्मी वाला भी डिस्कस हो गया जो है टॉरिड जोन, और सर्दी वाला भी डिस्कस हो गया जो कौन सा है? फ्रिजिड जोन। अब लास्ट वाला बचा कौन सा? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कौन सा होता है? ये भी नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। पहली बात, ये वाला एरिया ना तो सूरज की ज्यादा हीट रिसीव करता है ना तो कम, नीदर कोल्ड और नाइदर हॉट, मतलब ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। ये वाला जोन किसके बीच में है? जैसे आपको दिख रहा है वैसे ही लिखना है। तो किसके है? टॉरिड जोन एंड फ्रिज जोन के बीच वाला एरिया कौन सा कहलाता है? टेम्परेट जोन। चाहे वो नॉर्थ टेम्परेट जोन की बात हो, चाहे वो साउथ टेम्परेट जोन की बात हो। आई होप ये टेम्परेट जोन का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया, और ये सारा का सारा कंसेप्ट भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब मिलते हैं किसी और कॉमन टॉपिक में किसी और दिन। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।